हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस चैनल्स में आपको टॉपर्स की कॉपी, प्रीवियस ईयर, प्री प्लस मेंस दोनों की यूपीएससी की और कुछ टेस्ट सीरीज मिलते हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की, वो देख सकते हैं। और अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और साथ में लाइक एवं शेयर करें और क्या बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ये क्या है, प्रीलिम्स ईयर, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर है जो कि 2021 की देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स की और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी की कुछ भाग देखेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं, जो बचा हुआ वो और इकोनॉमिक्स का देखेंगे जो कि 2021 में पूछा गया है। ये जो बुक है आईएएस प्रीलिम्स सॉल्व पेपर यानी दृष्टि आईएएस की है, यहाँ से ये लिया गया है, जिसमें दिया हुआ है 2011 से 2021 तक का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसलिए पर्यावरण एवं प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से ये है 2021 का। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन हम देखें तो निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार से संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध करती है। तो यहाँ पे क्या है, R2 व्यवहार संहिता, इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार। तो ये क्या है, ये सही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंधन। सी नंबर है, निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार, ये नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, तो इसमें क्या है, ए नंबर सही है। इसकी आप व्याख्या जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर में पूछ सकता है, इसके ऑप्शन से पूछ सकता है, जो कि प्रीवियस ईयर के ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 to 20 क्वेश्चन। इसलिए क्या है, व्याख्या पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो आप क्या कीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप वो डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। देखिए R2 व्यवहार संहिता में R2 का अर्थ रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग है या सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंटरनेशनल द्वारा विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग के लिए बनाया गया एक मानक है। तो ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, ये भी उसमें में है, ठीक है। तो इसमें हम 2 नंबर डायरेक्ट देखते हैं। ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है? वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त करते हैं। तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड से उतना कोई घाटा नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। तो ये दूसरा क्या है, ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग का कारण बन सकता है। तीसरा है, वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक, तो ये क्या है, चिंता का विषय है। दूसरा, ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन का कारण, तो ये भी। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन है 2 क्या है, सही उत्तर का प्रयोग करना था कोड चयन करके, यानी कि B 2 और 3। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। तांबा प्रगलन संयंत्र द्वारा ताम्र संद्र से तांबा को अलग किया जाता है कई सल्फाइड ऑक्सीकरण चरणों के माध्यम से। तो ये कई चरणों से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल परिष्करणीयों रिफाइनरी का एक उत्पाद है। तो ये तो सही है, ठीक है। रिफाइनरी ऑयल क्या है, यह तेल परिष्करणीय क्या है, परिष्करणीय का है, तो ये क्या है, सही है। उसके बाद कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा
या पावर उत्पाद के लिए करते हैं। देख लिए भट्टी तेल क्या है, ऊर्जा के लिए करते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद हम देखें 3 नंबर, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, यानी कि गंध का उत्सर्जन होता है, तो ये भी सही है कि भट्टी तेल से क्या है, गंध का, तो इसलिए इसमें सही तीनों है, 1 2 3, तो ये तीनों हो जाएगा। व्याख्या आप इसकी जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम। ब्लू कार्बन क्या है, तो ब्लू कार्बन क्या है इसके बारे में बताना है। ब्लू कार्बन, ब्लू देख लीजिए जल से होता है ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू मतलब ही क्या है, महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रागृहित कार्बन, तो ठीक है, वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छदित कार्बन, ये तो नहीं होगा, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन, तो क्या होगा, ये नंबर होगा। आगे बढ़े हम। वनोपार न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वनोपार न्यूयॉर्क का जो घोषणा है उसके संदर्भ में कौन सा सही है, ये हमको बताना है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया, ये तो सही है। उसके बाद यह वैध रूप से वैधकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है या सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदाय द्वारा समर्थित है। तो ये भी सही है। 4 नंबर क्या है, यह सरकारों और बड़ी कंपनियों और देशीय समुदाय द्वारा समर्पित है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। नहीं, प्रारंभ में ये भारत इसका नहीं था समूह। तो इस प्रकार इसका जो सही हो गया, एक सही हो गया, साथ में दो, तो इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा, ये भी सही हो गया। क्या वैध रूप से वैधकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा नहीं है, यह सरकारों की बड़ी कंपनी और देशी समूह द्वारा समर्थित है, तो ये भी सही है। 1 2 और 4, ऑप्शन ए। आगे बढ़े हम। तंत्रिका अपहार्स या न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होता है। तो निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होता है वो देखना है। क्या, तंत्रिका अपहास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाला, या न्यूरो डिजेनरेटिव के लिए। मोटर गाड़ी के ब्रेक, तो ये मोटर गाड़ी क्या है, पर्यावरण प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। मोटर गाड़ी के इंजन से भी, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, ये भी बिजली संयंत्र से, टेलीफोन लाइन से, तो ये क्या हो जाएगा, सभी के सभी, यानी कि सब क्या है, इसका व्याख्या देख सकते हैं। आगे बढ़े हम। तो ये देख लीजिए, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कानून या सम्मेलन से, ये यानी कि ये जो है करंट से रिलेटेड होता है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए, ये सही है। क्या है, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न, कौन विश्व में मतलब कौन कौन सा देश में कितना कार्बन पदचिह्न का निर्माण किया गया, उसका आकलन करने के लिए किया गया है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ही सही है। आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है। शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। सही है। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक
शहर के सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है। ये भी सही है। शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा आयोग सुविधा से वंचित नहीं कर सकता है। अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा आयोग अथवा सुविधा से वंचित, ये गलत है, ये कर सकता है। तो यहाँ से हमको क्या देखना था, उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। तो 1 और 2 सही है, इस प्रकार इसका ऑप्शन सी हो गया, 1 और 2। ये आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। ये सही है। ये क्या है, भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम दृष्टिकोण, ये क्या है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। CCAFS परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। ये भी सही है। आगे बढ़े हम। 3 नंबर, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्र में से एक है। तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका तीनों सही हो गया, 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी। ये व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। बैंकिंग प्रणाली वित्त बीमा पेंशन यानी इकोनॉमिक्स का है। यहाँ से हम देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। किससे किसी भी देश का जो अर्थव्यवस्था है, किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होता है, मुद्रा गुणक में वृद्धि होता है, वो बताना है। बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि, नकदी आरक्षित से नहीं, ये नहीं होता है। बैंकों में संविधिक चल निधि अनुपात में वृद्धि नहीं, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, हाँ, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से देश की जनसंख्या में वृद्धि, तो देश की जनसंख्या में वृद्धि होने से जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों में बैंकिंग आदतों की वृद्धि से, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये आप व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के संदर्भ में खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकता है। खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में और राजकोष बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकता है। ठीक है। ये बातचीत से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलान, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। ये भी सही है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। ये नहीं है, संयुक्त रूप से प्रवर्तन नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है बोले तो 1 और 2 सही है, जिसकी व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। फरवरी 2021 करंट अफेयर से था, देख लीजिए। फरवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को RBI के साथ गिल्ट खाते खोलधारी सीधी सरकारी बॉन्ड खरीदने की अनुमति दी। आगे बढ़े हम। तो ये जो है 3 नंबर यहाँ पे देखते हैं। भारत में अंतिम उधारदाता के
रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना नहीं। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, ये सही है। ठीक है, भारत के अंतिम उदारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य की समानता। तो ये क्या है, अस्थायी संकट, यानी कि अस्थायी नहीं होगा। अस्थायी संकट में बैंकों को क्या करना है, चल निधि उपलब्ध कराना, ये सही है। बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। तो ये क्या है, की जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की गवर्नर की नियुक्ति किया जाता है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देता है। नहीं, ये गलत है। भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार नहीं देता है। आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है, ये सही है। जो गवर्नर है आरबीआई का, वो क्या पता है, आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। इस प्रकार इसका 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़े हम। 5 नंबर इसका देखें हम। 5 नंबर, भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में विचार करना है। कथन पर सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार है। यह एकदम हकदार है। सभी अनियत मजदूर क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि के हकदार है। सभी अनियत मजदूर नियत कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, ये भी सही है। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरों का भुगतान करेगा, तो ये भी सही है। इस प्रकार इसका क्या है, जय तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, ये इसकी व्याख्या है, देख सकते हैं। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर मतलब ये हम देख सकते हैं 6। भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। नहीं, वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकता है। हाँ, ये सही है। क्या है, भारत का शहरी सहकारी बैंक, ठीक है, शहरी सहकारी बैंक के इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर कर सकता है। उन्होंने वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया, ये भी सही है। इस प्रकार इसमें क्या है, 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 2 और 3। आगे बढ़े हम। भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किनसे प्रभावित होता है। यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व बैंक की कार्रवाई से। इससे प्रभावित होता है भारतीय सरकारी बॉन्ड किसे, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से इससे भी होता है। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से इसे भी, यानी कि तीनों से ये होता है। कि व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़े हम। राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। तो ये
यहाँ से हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होता है? निम्नलिखित किन कारणों से होता है? विस्तारकारी नीतियाँ, एकदम विस्तारकारी नीतियाँ से होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि किस कारण से होता है? विस्तारकारी नीतियाँ से होता है राजकोषीय प्रोत्साहन, इससे भी होता है राजकोषीय प्रोत्साहन करने से मुद्रास्फीति सूचांकन मजदूरी इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेज नहीं, ये जरूरी नहीं है। उच्च क्रय शक्ति हाँ ये भी जरूरी है। बढ़ती ब्याज दर ये जरूरी है। उट का प्रयोग सही कर 1, 2 और 3, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये व्याख्या आप देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? कौन सी कदम आर्थिक मंदी के समय में? कर की दरों में कटौती के साथ साथ ब्याज दर में वृद्धि करना, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, इसमें ही किया जाता है। ठीक है, आर्थिक मंदी के समय सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। तो आप आगे इसका क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा व्याख्या, जिसमें देख लीजिए भारत के काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? काले धन के मामले में चिंता का कारण क्या है वो बताना था। अस्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास से निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन, अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरत गहने सोना इत्यादि का क्रय, ये जरूरी है। राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि, ये सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इसका देख लीजिएगा, ये इसकी व्याख्या है। भुगतान संतुलन एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से है, इकोनॉमिक्स का भाग, ये सब देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। तो इसमें उपयुक्त में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? इसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में किसे सम्मिलित किया जा सकता है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में, तो यहाँ पे क्या है? विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन बॉन्ड को किया जा सकता है। कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, ये भी किया जा सकता है। वैश्विक निक्षेपागार प्राप्ति, इसको भी वैश्विक निक्षेपागार। अनिवासी विदेशी जमा, अनिवासी ये जरूरी नहीं है, अनिवासी विदेशी। तो 1, 2, 3 व्याख्या देख लीजिएगा। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है। तो मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव क्या है? अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से उसे क्या करना चाहिए? विदेशी बाजार में घरेलू निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए, एकदम बढ़ाना चाहिए। घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य, ये नहीं। व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, नहीं व्यापार, तो इसमें केवल एक ए हो जाएगा। या जल एवं स्वच्छता
वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाटर क्रेडिट के संदर्भ में विचार करना है। क्या जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधन माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है, एकदम लागू करता है। तो ये क्या है? टूल्स नहीं, यह एक वैश्विक पहल है। तो ये अगर हम देखें तो यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र, ये क्या है? सही है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया है। नहीं, ये सही नहीं है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन बनाना है। तो क्या है? एक निर्धन व्यक्ति को क्या है? सहायकी के बिना जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थन बनाना है। तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है यदि इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तो ये क्या है? सही है। अगर यदि इसकी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तब बाजार में मांग बढ़ सकती है, वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, नहीं, वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ता की आय वृद्धि होती है, नहीं, इसकी कीमत घटती है। तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? 1 और 4, ऑप्शन नंबर ए। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं। तो चलिए इसमें इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की और करंट अफेयर्स के देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा? 2021 की कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 2020 की, 2020 की जो जीएस में आया था वो देखेंगे। फिर सीसेट की भी देखेंगे। तो इसी प्रकार की प्रीवियस ईयर वीडियो या फिर टॉपर्स की कॉपी की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले।